नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की दिल्ली पुलिस और रेलवे सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराएगी, तो विशेष रूप से जो एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में जो पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे की परीक्षाएं हुई है, उनके अंदर जो जीके से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का जिक्र हम इन वीडियो के अंदर प्रत्येक दिन प्रत्येक सेट के अनुसार हम करेंगे। प्रत्येक दिन का एक जीके सेट करवाएंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन उसके अंदर सम्मिलित होंगे और वो क्वेश्चन हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएंगे। ये विशेष सीरीज जो चलाई गई है, ये विशेष रूप से दिल्ली पुलिस और रेलवे की जो परीक्षाएं होंगी निकट भविष्य में, उनके लिए ये विशेष सीरीज है। तो चलिए इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, पहला क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, पहले हम आपसे क्वेश्चन बता दें, संविधान निर्माता के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने याद रखना है भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहां से लिया है? कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपने याद रखना आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ये तत्व लिए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये बात आप भली भांति जानते होंगे, भली भांति इस बात से वाकिफ होंगे। लेकिन इसी बीच आज हम एक ऐसा पॉइंट आपसे बताएंगे कि वो पॉइंट आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन ये पॉइंट नहीं भूल पाएंगे आप। देखिए, सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है लोकसभा में, सदस्यों की संख्या कम होती है राज्यसभा में। सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है किसमें? लोकसभा में। और सदस्यों की संख्या कम होती है किसमें? राज्यसभा में। तो आपने याद रखना है, जिस सदन में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है उस सदन में राष्ट्रपति मनोनीत कम करता है, और जिस सदन में सदस्यों की संख्या कम होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत ज्यादा किए जाते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, अच्छे तरीके से देख लिया है। जिस सदन में सदस्यों की संख्या ज्यादा है उस सदन में मनोनीत कम किए जाते हैं। तो लोकसभा में ज्यादा है तो मनोनीत कम किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है तो उसमें मनोनीत ज्यादा किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपने याद रखना है। आज के बाद जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं भूलना है। आप कुछ भी भूल जाए लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड से नहीं हटना चाहिए। लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा तो मनोनीत कम, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम तो मनोनीत ज्यादा। एक लाइन में इसका आंसर यदि आपसे पूछेगा तो क्या देंगे आप? सीधा इसका आंसर देंगे कि जिस सदन में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है उसमें मनोनीत कम होते हैं, और जिस सदन में सदस्यों की संख्या कम होती है उसमें मनोनीत ज्यादा होते हैं। तो आपने ये सीरीज अच्छे तरीके से याद रखनी है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे? एग्जामिनर पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय से होते हैं? तो आपके सामने हम ऑप्शन रखते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम या एंग्लो इंडियन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? एंग्लो इंडियन। लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फैलिंग बैंक। याद रखिएगा, ये एक लाइन है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फैलिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फैलिंग बैंक किससे उल्लेखित किया गया है? किससे उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। तो आप याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा था
पोस्टेड डेटेड चेक ऑन द फेलिंग बैंक। ये ऐसे बैंक का चेक है जो डूबता जा रहा है या डूबने के कगार पर है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और किस प्रस्ताव को कहा था? तो आपने याद रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। ये अच्छे तरीके से याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पोस्टेड डेटेड चेक ऑन द फेलिंग बैंक। ऑन द फेलिंग बैंक किसे कहा जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था? महात्मा गांधी को। ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक डूब चुका है या जिसका बैंक डूबने के कगार पर है। तो ये क्वेश्चन आपने सटीक तरीके से याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भूमि किससे संबंधित है? वीर भूमि किससे संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि वीर भूमि जो समाधि स्थल है वो किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप शायद नहीं भूलेंगे कभी भी जिंदगी में। वीर भूमि का संबंध यदि पूछे तो वीर भूमि का जो संबंध है वो किससे है? तो राजीव गांधी से है। वीर भूमि का संबंध किससे है? राजीव गांधी से है। और राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी वो 1991 के अंदर राजीव गांधी की डेथ हुई थी। और राजीव गांधी की डेथ है ये किसके कहने पर हुई थी? तो आपने याद रखना है, लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के कहने पर। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के कहने पर राजीव गांधी की डेथ हुई थी। राजीव गांधी की डेथ कब हुई थी? तो 1991 के अंदर राजीव गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसमें मानव बम विस्फोट के कारण राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये आपने याद रखना है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है? वीर भूमि है। और यदि आपसे पूछे कि वीर भूमि जो है ये कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर आप सटीक तरीके से दे देना, वीर भूमि स्थित है दिल्ली के अंदर। याद रखना आपने, वीरभूमि स्थित है राजघाट के पास में ही पड़ता है। राजघाट जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसी के पास में पड़ता है वीरभूमि जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजीव गांधी की हत्या 1991 के अंदर की गई थी, लेकिन राजीव गांधी की याद में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 के अंदर। 1991-92 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपसे क्लियर हुए हैं। राजीव गांधी की हत्या 1991 के अंदर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के कहने पर की गई थी। तो ये बहुत अच्छा सटीक आंसर है और सटीक तरीके से ही आपने याद रखना है। स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीके से आंसर देना आप सीखिएगा और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, स्मार्ट तरीके से ही क्वेश्चन बनाना सीखें। और यदि क्वेश्चन बनाना सीखना है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहां था? थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहां था? तो देखें, थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय पूछ रहा है। थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय पूछ रहा है। यही है ना क्वेश्चन कि थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहां था? थियोसोफिकल समाज की यदि पॉइंट की बात करें तो थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय हुआ करता था, वो कहां पर हुआ करता था? तो आपने याद रखना, अड्यार के अंदर। कहां पर हुआ करता था? अड्यार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थियोसोफिकल जो समाज थी इसके एक सदस्य भी हुआ करती थी, एनी बेसेंट, जिसने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। और वो घटना कब की है? 1916 की घटना है। 1916 के अंदर ही कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक हुआ था। याद रखना आपने, 1916 के अंदर ही नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन हम आपसे बताएंगे, लेकिन आपने याद रखना थियोसोफिकल समाज जिसका मुख्यालय कहां पर पड़ता था? अड्यार के अंदर पड़ता था। ये आपने याद रखना है। अड्यार यदि पूछे तो मद्रास वगैरह के अंदर। उसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? मतलब ये पूछ रहा है कि अक्षांश रेखा क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व के अंदर खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का अध्ययन कराना है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व के अंदर खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य किसी स्थान का या किसी जगह का जलवायु या मौसम का अध्ययन कराना है, कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अक्षांश है जो भारत से गुजरता है? तो देखें,
विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता भारत से। उसके बाद में मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नहीं गुजरता। और उसके बाद में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और कर्क रेखा का आज ऐसा सटीक पॉइंट आपसे बताएंगे, ऐसा सटीक पॉइंट आपसे बताएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये लगभग भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपने याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों की हमने एक ट्रिक तैयार की है और ये ट्रिक आपको किसी बुक में, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जिसमें आपने याद रखना गरम छत है जेपी पूरा रम पिज्जा। गरम छत है जेपी पूरा रम पिज्जा, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, अपनी पुस्तक के अंदर नोट कर लीजिए। आप साथ के साथ में देखिए, ये जो सीरीज हम करवा रहे हैं ना, इन सभी प्रश्नों को आप लिखते हुए चलिएगा। एग्जाम से मात्र 2 दिन पहले इस एक जो भी आप नोट्स वगैरह बनाएं उसको एक बार पढ़ लें। काफी महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होंगे ये आपके लिए। तो आपके याद रखना है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक बहुत ही आसान है और शानदार और लाजवाब ट्रिक है। गरम छत है जेपी पूरा रम पिज्जा। गैसे आपने बनाना है गुजरात, रैसे बनाना है राजस्थान, मैं से बनाना है मध्य प्रदेश। सॉरी, गरम के तीनों क्लियर है। गैसे गुजरात, रैसे राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड और पी से देखिए, वैसे पश्चिम बंगाल हिंदी में होता है और वैसे वेस्ट बंगाल है, याद रखना। लेकिन हमने पी से पश्चिम बंगाल बना दिया है। जे से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल। उसके बाद में पूरा किसके लास्ट में लगता है? त्रिपुरा। और रम किसके लास्ट में लगता है? मिजोरम। तो आप याद रखिएगा त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। लेकिन इनमें से कौन से राज्य की राजधानी लगभग कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, वो कौन सी रेखा के ऊपर स्थित है? तो आपने याद रखना है रांची जो है वो कर्क रेखा के समांतर स्थित है। लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ सकता है। एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर बन गया है और एसएससी वाला या रेलवे वाला आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत जो 8 राज्य पढ़ते हैं, 8 राज्य जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है, इन 8 राज्यों का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के समांतर स्थित है? तो कर्क रेखा के समांतर जो शहर स्थित है उसका नाम है उज्जैन। यदि आप रांची ऑप्शन में ना मिलता है तो आप ऑप्शन में कर देना उज्जैन। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के ऊपर है और क्षिप्रा जो चंबल की सहायक है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल जो राजस्थान वगैरह के अंदर बहती है, जिसके ऊपर 3 बांध पड़ते हैं। चंबल की घाटी भी पड़ती है और चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी के ऊपर पड़ता है। और चंबल यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। गंगा के अंदर यमुना मिलती है इलाहाबाद में और इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। लगातार इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए प्रीवियस एग्जाम सीरीज। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ये हम पूरे आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़े से टाइम के अंदर आपको महान बना देंगे। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। आपके सिलेक्शन के लिए हम पसीने बहा देंगे। हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने ये याद रखना है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, ये भारत के राज्यों से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। गरम छत है जेपी पूरा रम पिज्जा। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें जिक्र ही इन चीजों का हुआ है जो पर यूज होती है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? यह प्रश्न आपको आता होगा, लेकिन आता है उसी के रिवीजन के लिए हम ये प्रश्न बता रहे हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कांट ने किया था। तो आपने याद रखना है सैमुअल कांट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। उसके बाद बॉम्बे हाई का उल्लेख किस लिए प्रचलित है, या बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है? यदि आपसे इस प्रकार का ऑप्शन पूछता है कि किस लिए प्रसिद्ध है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या किस लिए उल्लेखित है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको आंसर देखने पड़ेंगे। और सबसे पहले आप आंसर पढ़िएगा और आंसर देखिए, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें सबसे पहले आपको आंसर पढ़ने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वो तो आपका आंसर बना रखा है।
क्वेश्चन आंसर, और जो क्वेश्चन है वो तो आपका जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो तो क्वेश्चन बना रखे हैं एसएससी वाले ने और रेलवे वाले ने। जो ऑप्शन है वो तो क्वेश्चन बना रखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आपसे कोई भी प्रश्न उल्लेखित करता है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऐसे प्रश्नों में अपने याद रखना है कि जो ऑप्शन है वो तो है क्वेश्चंस, याद रखना है, और जो लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर है। तो ये पूछ रहा है कि बॉम्बे हाई किसके लिए उल्लेखित है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। मुंबई की ऊंची भवन संरचना से, उसके बाद में मुंबई में शहरीकरण के उच्च स्तर से, मुंबई में औद्योगिक उत्पादन के उच्च स्तर से, या मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन के उच्च स्तर से। तो यदि आपसे पूछता है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉम्बे हाई यदि आपसे पूछ ले कि बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन। और बॉम्बे हाई है ये कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है अरब सागर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अरब सागर में। देखिएगा इस प्रकार से मान लेते कि अपने पास में ऐसा एक पश्चिम भारत है, भाई है ऐसा ही है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये सारा पड़ता है अरब सागर का क्षेत्र पड़ता है, और इस क्षेत्र में यहां पर पड़ता है कौन सा तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर 176 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है। भारत में जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 60 से 75% तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, बॉम्बे हाई। लेकिन इसी बॉम्बे हाई के साथ साथ में आलिया बेट तेल कुआं भी पड़ता है, अरब सागर के अंदर ही पड़ता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र पूछे तो बॉम्बे हाई, और बॉम्बे हाई कहां पर स्थित है, अरब सागर में, जो मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर 176 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। यहां से भारत का कुल तेल उत्पादन का 60 से 75% तेल का उत्पादन किया जाता है। और बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र यदि पूछ ले कि बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो आप बताएंगे 2500 वर्ग किलोमीटर के अंदर बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र फैला है, और लगभग 1900 मीटर तक ये तेल मिलता है। लगभग 1900 मीटर की जो गहराई है वहां तक ये तेल मिलता है। बहुत सटीक तरीके से आप आंसर देना है, स्मार्ट तरीके से आंसर देना, स्मार्ट बनिएगा आप, बस स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पढ़े और स्मार्ट तरीके से ही आंसर दें। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लगातार आप बने रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और मजा आएगा आपको पढ़ने में, और बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत आपको होगा नहीं, किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको से नहीं आने देंगे। जो आगामी जो परीक्षा है एसएससी की और रेलवे की, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण क्रांति साबित होगा आपके लिए। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखें, बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ रहा है ना, और साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा, मजा आ रहा है तो। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछ रहा है कि जो राज्यसभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा यदि पूछे आपसे, संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो आपने याद रखना है उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो आपने याद रखना है 35 एज चाहिए। ये 35 है, कभी 85 समझ लें, 85 नहीं 35 है। देखिए स्टूडेंट, देखिए प्यारे भैया, एक क्वेश्चन यहां पर बहुत गजब क्वेश्चन निकलेगा, और ऐसा गजब क्वेश्चन जो हम बताएंगे सेम टू सेम एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, रेलवे के अंदर वही लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलता है कि राज्यसभा के सभापति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। यहां पर एक डाउट स्टूडेंट के मन में, डाउट बच्चों के मन में क्लियर होता है, डाउट होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो सभापति है, उसके लिए आयु चाहिए 35 ईयर। क्यों? क्योंकि आपने याद रखना, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीन व्यक्तियों के लिए जो आयु चाहिए वो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु में ही वो बन सकते हैं। यदि आपने भी किसी प्रकार का ख्वाब पाल रखा है कि आपकी एज अभी से 19, 20, 21, 22 हुई है, तो आप भी ऐसा ख्वाब पाल सकते हैं। पालना नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, एक ना एक दिन यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास कर सकते तो आप भी बन सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। देखें, राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उसके लिए
आयु चाहिए 35 वर्ष। क्यों चाहिए 35 वर्ष? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आयु कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये पूछ रहा है कि जो गांधी जी, आप जानते होंगे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। देखिए ऐसा होता है जैसे गांव के अंदर यदि आपने किसी से 100 रुपए वापस दे दिए तो बदले में वो आपको 100 रुपए कभी ना कभी देगा। यदि आपने किसी का नया नाम निकाल दिया तो वो भी आपका से बदला लेने के लिए आपका भी एक नया नाम निकालेगा। इसी प्रकार से यदि गांधी जी ने ऐसा सोचना है, ज्यादा माइंड के ऊपर जोर नहीं डालना है, वरना माइंड फाल्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और रेलवे की परीक्षाएं कैसे देंगे? और अब की बार तो एसएससी और दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं आपने, एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं आपने पास करनी, विशेष रूप से अब की बार दिल्ली पुलिस में लगना है आपको। तो गांधी जी जो है, गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? तो आप याद रखिएगा, गुरुदेव। देखिए दोनों ने आपस में अदला बदली की है। गांधी जी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद में गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपने याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो यहां पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्लियर होता है। गांधी जी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से किसने जाना था या किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन यहां पर एक डाउट ये उठता है कि गांधी जी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नो डाउट। लेकिन एक बुक में ये लिखा हुआ है कि जब 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को न्योता भेजा था चंपारण बिहार आने के लिए, तो फोन पर बात की थी राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से। तो जब राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से फोन पर बात की थी उसी समय बापू कहा गया था। लेकिन आज हमने देखा कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऐसा भी लिखा हुआ था। तो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट हमने आपसे क्लियर कर दिए हैं। आपके माइंड में कोई भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आप तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ना मिले ऑप्शन में तो राजकुमार शुक्ला ने। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन निम्न में से किस स्थान पर मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब ये पूछ रहा है कि सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जहां पूरे साल, या ऐसे वन जो पूरे साल कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, उन वनों को सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ऐसे वन जहां पूरे साल हरियाली छाई रहती है उनको सदाबहार वन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इन वनों के अंदर जो वृक्षों की प्रजातियां होती हैं, वृक्षों की जो जातियां होती है, प्रजाति होती है वृक्षों की, वो वृक्षों की प्रजातियां इस प्रकार की होती है कि यदि, सबसे पहला पॉइंट तो ये बहुत ज्यादा सघन मात्रा में होते हैं। दूसरा, इनकी प्रजातियां इस प्रकार की मिलती है कि आज किसी वृक्ष ने यदि पत्ते गिरा दिए तो एक वृक्ष उसमें से हरा खड़ा है। अब नए वृक्ष, जब जिसने पत्ते गिराए थे उसके पत्ते आ गए और नए पत्ते आ गए, तो जो हरा खड़ा था उसके बाद में उसने गिरा दिए। मतलब कहने का यह है कि जो सदाबहार वन है वो वन, सभी वन एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं। उनके अंदर वृक्षों की अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं और अलग अलग प्रजातियों का टाइम पीरियड भी पत्ते गिराने का अलग अलग होता है। इसी कारण से इन वनों में पूरे साल हरियाली छाई रहती है। ये वन अत्यधिक सघन मात्रा में होते हैं। इन वृक्षों की हाइट लगभग 45 से 60 मीटर तक होती है और ये वृक्ष इतने सघन मात्रा में होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक भी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान के ऊपर सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। आपने याद रखना है, सदाबहार वन उसी क्षेत्र के अंदर मिलेंगे जहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी। उस क्षेत्र के अंदर ये वन विशेष रूप से, मुख्य रूप से मिलते हैं। तो देखें,
उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं? अंडमान द्वीपों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो याद रखना अंडमान द्वीप के ऊपर या अंडमान द्वीपों के ऊपर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये वन मिलते हैं, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी है, वो किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन फैथम में, नॉटिकल मील में, किलोमीटर में या प्रकाश वर्ष में। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष के अंदर। और यदि इसके अंदर पार्सेक मिलता, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। और पार्सेक से पहले एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब एक पार्सेक है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, लेकिन पार्सेक ऑप्शन में नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से। पार्सेक कभी कभी ऑप्शन में आता है, वरना सीधा प्रकाश वर्ष मिलेगा। तो जैसे ही देखें तुरंत ऑप्शन क्लिक कर दें आप, बहुत अच्छे तरीके से करें। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के जो पुस्तक है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है, ये किसने लिखी थी? तो खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो याद रखना खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के रचयिता कौन है? खुशवंत सिंह है। ये आपने सटीक तरीके से याद रखना है। उसके बाद में निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? सॉरी, ये सुभाष चंद्र बोस लिख दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अरे भाई ये हो तो गया सुप्रीम कोर्ट एससी से। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? मतलब कितने साल का यह रिटायर होता है? यह 65 साल का रिटायर होता है। यदि 62 का बनेगा तब भी 65 साल के अंदर रिटायर होगा, यदि 64 का बनेगा तब भी 65 साल के अंदर रिटायर होगा। यदि ये 64 साल और 6 महीने का मुख्य न्यायाधीश बनता है यदि कोई भी भारत का, तो 65 साल की आयु में रिटायर होना संभव है, 65 साल की आयु में रिटायर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितना है? 65 साल है। और 65 के आगे 19 लगा दे, 1965 ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन बहुत अच्छा बेहतरीन पर्सन है, देखें। साइलेंट वैली जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियां, साइलेंट वैली जहां पौधों और पशुओं की अति विरल प्रजातियां मिलती है वो कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली जहां पौधों और पशुओं की अत्यधिक विरल प्रजातियां मिलती है वो साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना केरल में। लेकिन फूलों की घाटी, देखिए साइलेंट वैली केरल में, लेकिन फूलों की घाटी आपसे पूछ ले कि फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। उत्तराखंड का राजधानी क्या है? देहरादून। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पर्सन है वो देखें। किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किनका संबंध, इनमें से किस व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह का तो कोई लेना देना नहीं है। गुलाब सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। हालांकि यदि बात करें हम तो तात्या टोपे का भी है, नाना साहब का भी है और लक्ष्मीबाई का भी है। लक्ष्मीबाई जिसके बचपन का नाम अत्यधिक मात्रा में पूछ लिया जाता है। एसएससी वाला और रेलवे वाला पूछेगा, रेलवे वाला और एसएससी वाला आपसे क्या पूछेगा? यदि वो ये पूछेगा कि जो है लक्ष्मीबाई, इसके बचपन का नाम क्या था? तो आपने याद रखना है इसके बचपन का नाम हुआ करता था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका याद रखना आपने ये। और मणिकर्णिका एक मूवी भी आई थी जिसमें कंगना रनौत थी। मन्नू बाई या मणिकर्णिका के नाम से लक्ष्मीबाई को जानते थे। मणिकर्णिका जो मूवी थी उसमें कंगना रनौत थी, जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। निम्न में से कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो आपने याद रखना त्रिपुरा। बांग्लादेश से घिरा हुआ, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किस प्रकार से हम बता सकते हैं? इस प्रकार से जो है ये त्रिपुरा पड़ता है और ये जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश।
ये बांग्लादेश पड़ता है। भारत का ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बीच की सीमा रेखा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भैया, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा, इनके बीच जो सीमा रेखा, इनके बीच में जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना है जीरो लाइन के नाम से। किस नाम से? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। आज ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। भारत का ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, लोकसभा के द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना चाहिए? लोकसभा के द्वारा जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के अंदर वापस इस बिल को लोकसभा के अंदर भेज देना चाहिए? तो आपने याद रखना है 14 दिन। यदि 14 दिन तक राज्यसभा इस बिल को नहीं भेजती है लोकसभा के पास में, यदि इस विधेयक को राज्यसभा नहीं भेजती है, किसके पास में? लोकसभा के पास में, तो लोकसभा जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है या लोकसभा जो है, वो इस बिल को पारित मान लेती है। वरना इसके ऊपर जो विचार करना है, राज्यसभा को 14 दिन का अधिकार होता है। राज्यसभा इसके ऊपर विचार करे 14 दिन तक, और उसके बाद में पुनर्विचार के लिए लोकसभाओं के अंदर लौटा सकती है। लेकिन यदि वो 14 दिन तक धन विधेयक को नहीं लौटाती है, तो लोकसभा मान लेती है कि हाँ, वो बिल पारित हो गया है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो उसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है? तो आपने याद रखना है 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर वापस भेज देना होता है। भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? भारत में यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको मान्यता कौन देगा? भारत में किसी भी नई पार्टी को, जो राजनीतिक पार्टी है, उसको मान्यता देगा निर्वाचन आयोग। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो उस नई पार्टी को मान्यता देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न। भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है? भारत का ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत के अंदर चलती है, जिसकी शुरुआत 1952 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 से 57 तक चली थी। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? तो आपने याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए एसएससी वाले ने और रेलवे वाले ने आपसे पूछा है, और रेलवे वाले और एसएससी वाला ये पूछना चाहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1952 के अंदर इसका गठन हुआ था। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ही है ना, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये इसको अंतिम स्वीकृति देता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपने याद रखना अगस्त 1952 के अंदर। यह आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न था, और मैं आशा कर सकता हूं और ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है, दिल्ली पुलिस वाला और रेलवे वाला आपसे पूछेगा यहां से प्रश्न, और दिल्ली पुलिस में लगना है और रेलवे में लगना है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देखते रहिए। और इस सीरीज के जो भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिएगा। आप नोट करेंगे, एक टाइम ऐसा बनेगा कि आपके अंदर बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे आपके पास में, और जब एग्जाम हो तो 2-4 दिन पहले उन नोट्सों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। आपके दिल और दिमाग में सभी प्रश्न आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहें, इसके लिए शुक्रिया, और लगातार बने रहे, लगातार देखते रहिए। हमारी ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसी के साथ में हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर कीजिएगा। सभी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।